guys, so we are back again. I know it's some kind of very surprising entry for you guys. Okay, so in this lecture, we are gonna continue that electrostatics part of the Gauss law understanding. So in the previous video, we have already understood the electric lines of force, and after that we have seen the electric flux, and then after that we have seen the Gauss law, a Gauss theorem in brief. Now we will get to know more about the Gauss theorem, and I'm telling you, it's very interesting. Means when we were interacting in our class with our teacher doing the question, it was means fabulous, amazing experience. So I will also advise you to go along with me and learn what's about here. So you have to manage the types of question, while I will be just telling you all the things. So okay, let's start. It's been already a minute giving my introduction. So yeah. So we have seen electric lines of force that were imaginary lines that represent the presence of electric field. And electric lines of force are imaginary, but electric field is real. We have seen this. Electric lines of force are drawn for resultant electric field and not for or tangent at a point on electric line of force indicates direction of field at that point. Two electric lines of force never intersect each other. If they intersect, then there will be two directions of electric field at intersection point, which is not possible, राइट बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक लाइन से फिर अगर इंटरसेक्ट किया तो दो डायरेक्शन में तो जो कि पॉसिबल नहीं होगा. इससे पहले वाले पॉइंट में ये था कि जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी. उससे पहले वाले पॉइंट में ये था कि हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं. और सबसे पहले वाला ये था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारी इमेजिनरी होती है पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल होती है. राइट, सो इट्स लाइक दैट. उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज और एट इन्फिनाइट. देखो हमें ये चीज़ पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा स्टार्ट होती है और हमेशा नेगेटिव चार्ज या इन्फिनिटी वो क्या होती है एंड होती है, ये टर्मिनेट होती है. दैट्स द सेम थिंग. Well, excuse me, Maple, because I don't make sure actually, but that's okay, right? In studies, we have to do like this. It's interesting. Now, next point: electric lines of force of electrostatic force never enclose loop. We have seen that due to electric lines of force is a conservative quantity, so it can never be in closed loop. Actually, my pencil needle got broke, so no worries. Number of electric lines of force related to a charge particle are directly proportional to magnitude of charge. जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं जो कि चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से. मतलब जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी उतना ही उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हम मानेंगे फॉर द क्वेश्चन ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. राइट, सो इट्स लाइक दैट. एंड इसके बाद देखेंगे कि क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड. मीन्स जहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ ज़्यादा पास हैं वहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ज़्यादा होगा. बट वन वी कंपेयर विद वेयर जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर है तो फिर वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमारे जो क्लोजनेस होगा वो मीन्स जहाँ पे वो दूर दूर होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस हमारे कम होंगे. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड्स जहाँ पे पास होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी दूर होती हैं वहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, वीक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है. समझ गए. उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारा ये आता है इफ बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम एट ईच पॉइंट देन फील्ड विल बी यूनिफॉर्म. अगर हमारे बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो सेम हो एट ईच पॉइंट देन फील्ड विल बी यूनिफॉर्म. मीन्स अगर डायरेक्शन भी सेम है और हमारा मैग्नीट्यूड भी सेम है तो क्या होगा आखिर, तो ये होगा कि जो फील्ड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा यूनिफॉर्म होगा. राइट, सो इट्स लाइक दैट. उसके अगर उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. सिंपल, राइट. एंड वी आर रिवाइजिंग सो विल मेक इट फास्ट. ओके, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है हमारी अपसेंट होती है इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी. कोई कंडक्टिंग बॉडी उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपसेंट होंगी. मीन्स अपसेंट होंगी, मैंने बोला कि प्रेजेंट नहीं होंगी. राइट, कीप इट इन माइंड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द आइसोलेटेड कंडक्टिंग सर्फेस. मीन्स एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग सर्फेस है, उसके अंदर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं प्रेजेंट होंगी.
पर अगर हम लोग सरफेस पे देखेंगे तो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मानेंगे उसकी डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस मीन्स बिकॉज कंडक्टिंग सरफेस इज an equipotential surface and electric lines of force are always perpendicular to the equipotential surface. समझ में आया? See, if you want to know detail about any topic, you can just tell me in the comments, okay? Which of the following electric lines of force, obviously, we have to be perpendicular and not absent inside the conducting body, okay? In charge free region ELF और continuous and in charge continued region ELF और discontinuous means जहाँ पे हमारे चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगे हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड्स ऑब्वियसली कंटिन्यूस होंगी, बट जहाँ पे हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड डिसकंटिन्यूस होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा है ना कि हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉप कर दी, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट ला के देख लिया, ऑब्जेक्ट ला के रख दिया, तो उसमें से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही है ना, वो चीज़ हमें पता चलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स हमारे पास करेंगे किसी यूनिट एरिया से। दैट्स वॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। सो इट्स ईजी। तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता क्या है, सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कीप इन माइंड सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It's a top secret. Surface area is a vector quantity, but electric flux is a scalar quantity. It's a top secret. Okay, so remember it. तो क्या होता है कि ये हमारा डायरेक्शन जो होता है उसका परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है हमेशा। किसका डायरेक्शन? सर you're obviously correct. It's surface area का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो क्वांटिटी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो क्वांटिटी द क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एरिया, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स हमारा कोई एक यूनिट एरिया है उससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं उसकी प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटी होती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जैसे बहुत सारी पास कर रही हैं, यहाँ पे हमने बुला के रखी बॉडी ऐसे, इससे कितनी चार्जेस पास करेंगी तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वो हमें मेन चीज़ है, तो उसके अंदर से कितने चार्ज पास करनी है। अगर हमने ऐसा दे तो एक भी चार्ज पास नहीं करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो इफ नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू इट। अंडरस्टूड? या करेक्ट। देखो तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। फिजिक्स में थोड़े फॉर्मूलेज तो थोड़े क्या बहुत फॉर्मूलेज होते जी में, हमें थोड़े कम करने होंगे पर अच्छे से करने होंगे, राइट। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा डी एस। अब ये कहाँ से आया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो उसमें हमारा छोटा यूनिट ले रहे हैं हम लोग फ्लक्स का, तो उसे हमने डी से मतलब कि डिफ्रेंशिएशन का जो टर्म होता है वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है ताकि वो जो टर्म है वो हम लोग शॉर्ट टर्म में दिखा सकें, और अगर हमें ज़्यादा बड़ा टर्म दिखाना तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ताकि हम पूरे का सम कर रहे हैं ये दिखाना होता है, ठीक है। तो उसका क्या कहता है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा डी एस। सरफेस एरिया भी हम लोग छोटा ले रहे हैं और हमारा जो फाई है फ्लक्स भी छोटा ले रहे हैं, और ई कॉस थीटा मतलब कि हमारा जो किसी एंगल पे जो है वो हमारा सरफेस एरिया का लग रहा है। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। तो इसका कॉस थीटा जब हमारा क्या हो जाए, कॉस थीटा हम लोग जीरो अगर मान लेते हैं मतलब कि सरफेस के एकदम उसी साइड लग रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डी फाई इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और वहीं करें फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, डी फाई का इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, जो कि हमने डी फाई की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो मैं अभी तक दो फॉर्मूला पता लगी कि डी फाई इक्वल्स क्या होता है हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। उसको हमारा क्या था, क्योंकि हमने ई कॉस थीटा को क्या लिख दिया, ई वेक्टर लिख दिया एक तरह से, ठीक है। उसको फिर हम डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी कर सकते हैं इफ़ ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म, ठीक है। फाई क्या होता है हमारा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और फाई हमारा और क्या होता है ई एस कॉस थीटा। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर एंड फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है। उसके हम लोग क्या देखेंगे, उसके हम लोग ये देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमारा आता है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। उसमें हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि उससे कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसके भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड वोल्ट मीटर
उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल क्वांटिटी देखेंगे m1 l³ t⁻³ a⁻1. A surface is placed in non-uniform electric field and flux passing through it. वहाँ क्या है, phi is equal to integration of E vector dot ds vector. तो phi is equal to E vector dot s vector में ये चीज़ याद रखनी है. गॉस थ्योरम में गॉस लॉ की बात करते थे. अकॉर्डिंग टू गॉस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू closed surface 3D surface is equal to the ratio of the net charge enclosed by that surface to E epsilon naught. मीन्स गॉस के हिसाब से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी एरिया से जो कि पास करता है वो भी कौन सा हमारे पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस. ओके, passing through closed surface series is equal to the ratio of the net charge enclosed by that surface to epsilon naught. मीन्स कॉस्ट के हिसाब से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो कि किसी बॉडी से पास कर रहा होता है वो क्या होता है, वो हमारा जो होता है वो हमारा इक्वल होता है टू द रेशियो ऑफ द चार्ज इनक्लोज विद इन द बॉडी बाय द एप्सिलॉन नॉट. अगर हमने पहले चैप्टर को पढ़ा होगा तो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट आखिर क्या होता है. वो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है तो मैं आपको बता देती हूँ. एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12. ठीक है, ये ऐसा होता है. उसके बाद हम जब बात करते हैं आगे कि हम लोग की ये हमने गॉस लॉ क्या कह रहा है कि हमारा जो डी फाई जब हमने निकाला था वैल्यू की ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है वो हमारा क्या है, इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, तो वो हमारा इक्वल होता है कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. और अगर हम लोग ऐसे लिखना है कि ई डी एस के टर्म में लिखना है तो इंटीग्रेशन और उसमें एक क्लोज लूप बनाएंगे और ई वेक्टर इंटीग्रेशन ई डी एस. तो इस तरह से हम लोग इसे करते हैं. उसके बाद हम लोग किसी बॉडी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज है उसी को लेकर हम उसकी बॉडी का फ्लक्स पता करेंगे. अब फ्लक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सर्फेस डिपेंड्स ऑन द इंक्लोज चार्ज, इट डजंट डिपेंड ऑन द. अब हम किसी सर्फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी सर्फेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे. ये नहीं कि केवल बॉडी उसके बाहर जो चार्ज है वो उसके फ्लक्स पे कुछ इफेक्ट डालेगा, ऐसा नहीं होगा. हमारा जो वो होगा वो हमारा ऐसा नहीं करेगा. राइट, so it's like that. You have to keep in mind like this thing is like that. कि जो हमारा फ्लक्स होगा जो हमारा फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. तो ये चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो चार्ज इंक्लोज है उस पर डिपेंड करेगा, बाहर पे नहीं डिपेंड करेगा. और पोजीशन ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करेगा. चाहे बॉडी के अंदर चार्ज कहीं भी रखा हो फ्लक्स सेम ही रहेगा. और आउटर बॉडी के तो चार्ज से और पोजीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन अगर वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग तो उसके चार्ज से कोई भी चार्ज चेंज हो रहा है चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, कोई भी चाहे पोजीशन चेंज करे, चाहे अंदर वाला चेंज करे या बाहर चेंज करे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अफेक्टेड. बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स doesn't, because electric flux just depends on the inner charge present. Okay, तो अगर एक और बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. वो सिर्फ चार्ज इंक्लूड होना बॉडी पे डिपेंड करता है. इनकमिंग फ्लक्स जो होता है अगर हम लोग किसी बॉडी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ फ्लक्स हमें देखना है तो कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर जाएगा. तो जो अंदर जाते हैं उसे कहते हैं नेगेटिव और जो बाहर जाता है वो होता है पॉजिटिव. ठीक है, फाई टोटल इज इक्वल्स टू फाई इन प्लस फाई आउट होता है. ठीक है, फाई टोटल इज इक्वल्स टू क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हमने अभी तक उसमें 5 पॉइंट्स देख लिए गॉस लॉ में कि देखो उसका मेन चीज़ तो ये है कि जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा हमारा किसके रेशियो की, चार्ज इंक्लोज की रेशियो बाय एप्सिलॉन नॉट के. और अगर हम उसके पॉइंट्स की बात करें तो हम देखें तो सिर्फ अनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पोजीशन दोनों पे डिपेंड करता है पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं करता. शेप एंड साइज पे भी हमारा फ्लक्स नहीं डिपेंड करता. और लास्टली पॉइंट हमने देखा तो इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स होता है. देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस विल बी 0. ऐसा होता है. अगर ऐसा है कि हमारा इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल है तो हमारा जो फ्लक्स
टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हमारा इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होता है. तो ऑब्वियसली नेगेटिव प्लस पॉजिटिव विद द सेम मैग्नीट्यूड इट विल गिव वैल्यू एज जीरो. 7 हम जब स्टार्ट करते हैं, if electric flux passing through closed surface is zero, then the electric field on the surface may or may not be zero. अगर किसी सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पर वो ज़ीरो ही हो, या मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो तब भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो आए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो हमारा कि अगर सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तब भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो. जैसे कि हमारा के देखो एक चार्ज तो है, उस पर हमारा कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, राइट. बट अगर वही हम बॉडी एब्जॉर्व करते हैं तो जो होता है Q1 और Q2 होता है. ठीक है, तो जब हम Q1 और Q2 को देखते हैं तो हमें लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसी उसके एक पॉइंट पे, तो जब उसे पॉइंट पे देखते हैं तो Q1 Q2 होता है, तो उसे वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कि वो अट्रैक्ट करेगा और वो रिपेल करेगा. अब ऐसा हो क्यों रहा है, Q1 और Q2 होने तो कैंसिल कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाना चाहिए. पर मेरी बात तो सुनिए कि एक सर्कल है, Q1 यहाँ Q2 यहाँ, ये हमारा है सॉरी प्लस क्यू माइनस क्यू ज़्यादा पास है, प्लस क्यू दूर है, तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, हाँ आएंगे. क्यों आएंगे, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ दिस टू चार्जेस इज डिफरेंट. सो हियर डिस्टेंस ऑफ plus q and minus q is different from any point on the circle. So electric field नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या देखते हैं, चार्ज इनक्लोज इज प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो. तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो. फ्लक्स जीरो हो गया पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, उसका मतलब फ्लक्स जीरो होगा तब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. समझ गए, so it's like that. If electric flux passing through closed surface is zero, then the electric field on the surface may or may not be zero. Okay, I got this. Now next point, when a closed body is present in an external electric field, uniform or non-uniform, but charge enclosed by body is zero. जब when a closed body is present in external electric field, तो uniform हो या non-uniform, but charge enclosed by body is zero. The net flux passing through the surface will be zero. कोई बॉडी है, उसके पास चार्ज जीरो है, रख दिया हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पर हमारा जो चार्ज है, जिस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, हाँ पहले लिक्विड डिस्टेंस लाइन्स हो, या वो ऐसा नहीं हो, वो किसी एंगल से पास कर रहे हो, नो मतलब, कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है. पर अगर उसके अंदर बॉडी की चार्ज ज़ीरो है तो फ्लक्स भी उसका ज़ीरो होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि जितने चार्जेस उस बॉडी के अंदर जाएंगे उतने ही बाहर आएंगे. इन शॉर्ट द incoming flux is equals to outgoing flux. The incoming flux will be negative in the value, outgoing flux will be positive in the value. When we both will added for the getting the total flux, the flux of the body would be zero, because the body didn't have any charges before, because it was a neutral body which is placed in an electric field, and due to the electric field lines, the charges or the flux which was tried to be produced in that would be resulting in zero only, because the body was not charged earlier, and incoming flux is equal to outgoing flux. Keep in mind, I hope you understand. Okay, let me explain in a very थोड़ा हिंदी थोड़ा कर लेते हैं. देखो कोई बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास कर रही है, जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर आएंगी, जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर आएंगी. अब बॉडी के अंदर तो पहले से चार्ज था नहीं, जितनी अंदर गई उतनी बाहर भी चली गई. बॉडी बेचारे के पास कुछ चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स कैसा होगा, जीरो होगा. यही बात है. और वो जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात ऐसी है कि चाहे वो लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तब भी मीन्स अगर ऐसे 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 कहीं से भी जा रही हैं, पर जितनी अंदर जाएंगे उतनी बाहर आएंगी, राइट. तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, जीरो होगा, है ना. हाँ ठीक है.
तो फ्लक्स टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो देखो मेन लाइन क्या याद रखनी है हमें, मेन लाइन क्या याद रखनी है, व्हेन अ क्लोज्ड बॉडी इज C, this electric flux concept of the Gauss law is always for a closed body, right? See, हमें याद रखना है। When a closed body is present in external electric field, जब एक बंद बॉडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाएगी, मतलब कि ऐसी फील्ड में रखा गया जहाँ पे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, अगर पास कर रही हैं और उस बॉडी के अंदर चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स जो पास करेगा वो सरफेस से विल बी 0। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप यू अंडरस्टूड नहीं होता यार, आई होप यू अंडरस्टूड। See, it's like that. Some kind of mistakes always happen. The thing is that we must try to improve it. And yes, as always, I will be keeping motivated to you even though I'm not today. Leaving that fine. Like coming back. See, are we getting interested in this topic? Flux, electric lines of force, Gauss rhythm. It's easy. Make your mind think that it's easy. And this will gonna help you down very much. Right? When a point charge Q is placed at the center of a symmetrical body, then electric flux passing through its half surface will be phi is equals to Q by 2 epsilon naught. अगर एक point charge Q placed at the center of symmetrical body, then electric flux passing through its एक symmetrical body लीजिए। symmetrical body क्या होती है पहले ये बताइए। सिमेट्रिकल बॉडी मतलब कि वो किसी भी मीन्स उसे हाफ पार्ट में कट किया जा सके और उसी के जैसा अगर हम लोग सेम रिप्लेस करने के लिए लाएं तो वो रिप्लेस भी हो जाए, सॉरी, तो वो रिप्लेस भी हो जाए। तो ऐसे हमने सिमेट्रिकल बॉडी लाई, जैसे इमेजिन अ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर है और हमने कहता है एक पॉइंट चार्ज प्लेस सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी, उसके सेंटर पे हमने कोई चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हाफ सरफेस के लिए क्या होगा, तो जैसे कि मेरे पास भी कुछ है तो नहीं, इमेजिन ये सर्कल है, देखो हम लोग बहुत अच्छे इमेजिनेटर है राइट, बहुत चीज़ इमेजिन करते हैं मुझे पता है, या इट्स द ट्रूथ नॉट मी, सॉरी वी ऑल आर इंक्लूडेड इन इट। See, एक बात पूछूं, things done by me is not overacted. It's just for quite good interaction between us. Because I've seen people, because they start judging. Really, I've seen people start judging, and I have learned from many consequences that judging is not good at all. When you get in that situation now, man, you really realize the time when you judged that person in that situation. Yeah, it's truth. I've literally faced it because I also used to, means not so much judge, but we even don't know when we are judging a person. Yeah, it's the truth. So all the things about me is not overacting, it's just for the quite good interaction, and I hope we're interacting well, right? Nice one. Okay, so when a point charge Q is placed at the center of symmetrical body, then electric flux passing through its half surface means सोचिए यहाँ पे एक है सर्कल है, वहाँ बीच पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सर्कल है बीच पे चार्ज रखा हुआ है, वो सिमेट्रिकल बॉडी है राइट, स्फीयर जो हमारा सर्कल नहीं स्फीयर लेना है, स्फीयर जो मैं सिमेट्रिकल बॉडी उसके बीचों बीच एकदम चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज के हिसाब से अगर हम हाफ स्फीयर लें, हाफ ऊपर हाफ नीचे, वो हाफ जो नीचे वाला पोर्शन है वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, या यू आर करेक्ट, आई नो, phi is equals to Q by 2 epsilon naught, बिकॉज हमने बॉडी हाफ की है तो उस हिसाब से जो चार्ज होगा वो भी हाफ माना जाएगा, यू आर करेक्ट। तो फ्लक्स बाय द हाफ बॉडी इज Q by 2 epsilon naught। अगर वही बात की जाए बॉडी को 1/4 कर दे तो Q by 4 epsilon naught, बॉडी को हमने nth पार्ट कर दिया Q by n epsilon naught, यू आर करेक्ट।
लेकिन बॉडी होनी कहाँ, मतलब बॉडी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। दूसरी बात, चार्ज कहाँ रखा होना चाहिए, सेंटर पे, तभी ऐसा लग सकता है। समझ आई? वेट, yeah, just change my position. Get back to understanding the concept, understanding that. Okay? So, hello, I will be teaching you further in this chapter. Let me introduce myself. I'm a twin. So, let's get started. So, in previously we have left at that point that कि हमारा जो नेट फ्लक्स होता है पासिंग जो सरफेस जो होता है ज़ीरो होता है जब भी हमारी किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन और फील्ड में रखा जाए और जो हो। I know you're gonna find me. Yeah, I'm back. हाँ, तो हमने ये देख रहे थे कि मैंने पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिकल बॉडी व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स हाफ सरफेसेस, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। और अगर हमने किसी एन बॉडी की बात करें तो क्या होता था, क्यू बाय एन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ऐसे ही बात करें उसे हमने 1/4 में डिवाइड कर दिया, ऐसे में डिवाइड कर दिया तो उतने टाइम से हो जाएगा। इट्स जस्ट मी ओनली, आई नो यू गाइस नो वेरी वेल। Whether a closed symmetrical body is covered by n surface and a point charge is placed at its center. अगर ये क्लोज सिमेट्रिकल बॉडी है उसे कवर किया जाए एन सर्फेसेस से एंड पॉइंट चार्ज जो होगा प्लेस सेंटर को, क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू क्यू बाय एन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हमारी कोई बॉडी क्यूब है, उसे हमने उसके बीच हमने क्यू चार्ज रख दिया तो हमारा उस पर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा उसका क्या, फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, उसे हर एक सरफेस के लिए। और अगर टोटल की बात करें तो वो तो हमारा क्यूब एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यस, अब क्या कहते हैं, फाइनल टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर है उसके लिए पास करना है तो पहले उसे स्क्वायर को हमें उसके जो चार्ज उसे सबसे बीच में लाना है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब क्यूब ड्रॉ करेंगे तो हर एक सरफेस से फाइनल टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि वो एक सरफेस ही तो है हमारा जो स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या कहते, बात करते किसी एज पर रख दिया हो। ठीक है, तो चार्ज जब किसी की एज पे रखा जाएगा तो फिर हमारा क्या कहते हैं, 4 क्यूब से इसे कवर करेंगे तब जाके हमारे किसी बॉडी के अंदर आएगा। और फिर हम उसके लिए निकालेंगे 5, तो 5 मार्क हो जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और जो मार्क क्यू उस जो एज पे रखा है उसकी जो दो साइड जो दो सरफेसेस होंगे वहाँ पे हमारा जो 5 होगा वो 0 होगा। अब बात करते हैं सबसे टॉप सरफेस है, वहाँ पे हमने क्या रखा, क्यू चार्ज रखा बीचों बीच, तो उसके ऊपर हम एक और बॉडी रखेंगे तो क्यू चार्ज हमारे बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या हो जाएगा, क्यू बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम हाफ बॉडी के लिए करें। लेकिन जहाँ पे वो चार्ज प्रेजेंट है वहाँ पे के लिए क्या हो जाएगा, 5 वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू 0। अब जैसे हमारी बॉडी दी गई है और यहाँ पे जो चार्ज है वो हमने कहाँ रखा है, कॉर्नर पे रखा है। तो कॉर्नर पे रखा है तो उसको कवर करने के लिए टोटली कितने चाहिए होंगे बॉडी, हमें 8 बॉडीज चाहिए होंगी। ठीक है, तो 8 तो क्यों हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हर एक सरफेस के लिए। ठीक है, टोटली कितना चाहिए होगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो जिस सरफेस पे कॉर्नर पे रखा होगा उसकी जो 3 साइड्स होंगी वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाकी से छोड़ के क्या हो जाएगा, तो 3 सरफेस बच जाएंगे तो 1/3 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा बाकी सरफेस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक सरफेस है उसके बीचों बीच रखा गया है और एक कॉर्नर पे और दोनों कॉर्नर पे, तो एक का तो हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो एकदम सेंटर पे रखा गया है। तो इसका आ जाएगा 5 क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर जिस सरफेस पे कॉर्नर पे रखा है उसका एक पूछे तो उसका 0 हो जाएगा। जीरो नहीं होगा क्योंकि सरफेस के लिए पूछे तो एक के लिए तो ठीक है 0 हो जाएगा, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो एक सरफेस से पूछ रहा है जो कि उससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है। उसके बाद बात करते हैं फिर इनकमिंग फ्लक्स से जितना, आउटगोइंग फ्लक्स इतना, फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन सरफेस। तो कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करके फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन बाई सरफेस। तो 5 टोटल हमारा फाइंड हो गया,
और हमें चार्ज फर्दर करना है तो 5 टोटल जो क्यूब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है कि फाइंड कर लेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you liked it, and if you just want more topics, you can just tell me in the comments. And yeah, you might be wondering why sometimes I stopped between the videos. It was some kind of related to some kind of, now, mine is some overthinking complexity. Bye bye.